Coming to the fourth part of this chapter, now let's study about the regulation of the kidney function. किडनी के फंक्शन इफ़िशिएंटली मॉनिटर और रेगुलेट किया जाता है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, जिसके अंदर हाइपोथैलेमस, जेजीए और अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट हार्ट इन्वॉल्व हो रहता है। बॉडी के अंदर ओस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो जब कभी भी ब्लड वॉल्यूम में, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में या फिर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है तो ये ओस्मो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। बॉडी के अंदर एक्सेसिव लॉस हो रहा है फ्लूइड का तो देन ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को कि वो एंटीडायरेटिक हार्मोन का रिलीज़ करे या फिर वैसोप्रेसिन का फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू। एडीएच वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल या फिर डीसीटी। एडीएच फैसिलिटेट कराता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। तो एडीएच का जो काम है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन में, तो ये डायूरेसिस जैसी कंडीशन को प्रिवेंट कर सकता है। डायूरेसिस क्या होता है, जब एक्सेस लॉस होने लगता है बॉडी फ्लूइड का। एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ओस्मो रिसेप्टर एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में अगर इंक्रीमेंट आता है, इंक्रीज हो जाती है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, तो ये ओस्मो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, स्विच ऑफ किए जा सकते हैं और एडीएच रिलीज को सप्रेस किया जा सकता है टू कंप्लीट द फीडबैक। एडीएच किडनी फंक्शन को अफेक्ट करता है अपने कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट के थ्रू भी, ब्लड वेसल पे ये कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट भी डाल सकता है, ठीक है। तो एडीएच किडनी फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल। इसकी वजह से क्या होगा, बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो सकता है और इसी वजह से जीएफआर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जेजीए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो में या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर में जीएफआर, ए फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज रेनिन, ठीक है। अगर इन सब ब्लड फ्लो में, ब्लड प्रेशर में, जैसे ग्लोमेरुलर, इन सब में क्या होता है, अगर इनमें गिरावट आती है, फॉल होता है, तो ये क्या कर सकते हैं, जेजी सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं जहाँ से रेनिन रिलीज़ होता है। जेजी सेल को एक्टिवेट किया जा सकता है जहाँ से क्या रिलीज़ होगा, रेनिन, जो एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट होता है, रेनिन उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड देन फर्दर टू एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या है, एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है और साथ में देयर बाय जीएफआर, अगर बीपी, ग्लोमेरुलर बीपी इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा, जीएफआर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट करता है जहाँ से क्या रिलीज़ होता है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज़ होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। कौन स्टिमुलेट करते हैं, फिर कौन एक्टिवेट करता है, तो हम कहेंगे कि एंजियोटेंसिन सेकेंड। एंजियोटेंसिन फर्स्ट की बात करें तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट सिर्फ एंजियोटेंसिन सेकंड को जाकर एक्टिवेट कर रहा है। फिर एंजियोटेंसिन सेकंड है हमारा जो पोटेंट स्टिमुलेटर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या है, पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है और इसी वजह से जीएफआर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़। एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है जहाँ से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन। एंजियोटेंसिन एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, तो ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, इसी वजह से जीएफआर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है जहाँ से एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होता है। एल्डोस्टेरोन रीअब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम आयन का वाटर का फ्रॉम द डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट या फिर डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। दिस ऑल्सो, इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा और साथ साथ आपका जीएफआर खुद भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है इसको जनरली क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म। अगर ब्लड फ्लो में इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड फ्लो अगर इंक्रीज़ हो जाता है किस में, आर्ट्रिया में, हार्ट की, तो इससे क्या होता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज़ होता है, ठीक है। हार्ट की आर्ट्रिया में अगर ब्लड फ्लो का इंक्रीज़ हो जाता है तो इससे क्या रिलीज़ होता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एएनएफ। एएनएफ क्या है, एक वैसोडाइलेटर है, या फिर एएनएफ कॉजेज वैसोडाइलेशन, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, उनका डायमीटर एक्सपेंड कर जाएगा और इस वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। एएनएफ मैकेनिज़्म को इसी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म का चेक भी कहा जाता है, क्योंकि एक
तरीके से ये बिल्कुल रेनिन एंजियोटेंसिन के बिल्कुल अपोजिट वर्क कर रहा है। एएनएफ क्या कर रहा है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है और रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इंक्रीज कर रहा है जीएफआर को और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को। फिर बात करते हैं मिक्ट्यूरेशन की। तो जो नेफ्रॉन के थ्रू यूरिन बना है वो अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर वो थोड़े से टेम्प्ररी वक्त के लिए स्टोर हो जाता है जब तक कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री सिग्नल ना भेज दे। ठीक है, अब ये सिग्नल जो है मिक्ट्यूरेशन का कहाँ से इनिशिएट होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में, जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्ट्रेचिंग होने लगती है तो सिग्नल इनिशिएट होता है। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेचिंग क्यों होती है, जब वो यूरिन से फिल्ड हो जाता है। इस रेस्पॉन्स में जो स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट है वॉल्स पर, ब्लैडर की वॉल्स पर, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या भेजते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर मैसेजेस को पास करते हैं, कहाँ पर, मोटर मैसेजेस को पास करते हैं। ठीक है, और टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर की जो स्मूथ मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो जाता है। इस तरीके से साइमल्टेनियसली यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन रिलीज़ हो जाता है। जो प्रोसेस है यूरिन के रिलीज़ को, इसको कहते हैं मिक्ट्यूरेशन, और न्यूरल मैकेनिज्म जो इसको करा रहा है उसको कहते हैं मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स। एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो वो एवरेज 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे एक्सक्रीट आउट करता है। यूरिन जो बना है वो येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड होता है, जो कि हाईली एसिडिक होता है और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। एवरेज बात करें तो 25 to 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट होता है पर डे। 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे एक्सक्रीट आउट होता है। और लीटर की बात करें तो 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे यूरिन कितना होता है, वो होता है 1 to 1.5 लीटर, और यूरिया कितना होता है 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड आउट पर डे। काफ़ी सारी कंडीशन है जो कैरेक्टरिस्टिक यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट कर सकती है। यूरिन की एनालिसिस करने पर, यूरिन की एनालिसिस से क्लिनिकल डायग्नोसिस में मदद मिलती है। काफ़ी सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है, साथ साथ किडनी के माल फंक्शनिंग के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो अगर ग्लूकोज मिलता है यूरिन के अंदर तो उससे क्या कंडीशन हो जाती है, ग्लाइकोसूरिया। अगर कीटोन बॉडीज़ मिलती है तो उससे क्या हो जाएगी, कीटोनूरिया। तो ये ये इंडिकेशन है डायबिटीज़ मेलाइटिस के। ठीक है, ये इतना पैराग्राफ हो गया है हमारा मिक्ट्यूरेशन। यूरिन जब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है तो वहाँ पे स्ट्रेचिंग होने लगती है। स्ट्रेचिंग की वजह से जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो वॉल पर, ब्लैडर की वॉल पर, वो रिसेप्टर सिग्नल सेंड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर मैसेजेस पास करता है, जिससे ब्लैडर की स्मूथ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और साइमल्टेनियसली इस यूरेथ्रल स्फिंक्टर के अंदर रिलैक्सेशन हो जाता है, जिससे यूरिन रिलीज हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है यूरिन की, इसको मिक्ट्यूरेशन कहते हैं, और न्यूरल मैकेनिज्म जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उसको कहते हैं मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स। एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो कितना अमाउंट यूरिन का पर डे एक्सक्रीट आउट होता है, तो वो है 1 to 1.5 लीटर। और अगर हम यूरिया की बात करें तो वो है 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिन का पीएच की बात करें तो स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच = 6। और काफ़ी सारी कंडीशन है जो यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट कर सकती है। फिर यहाँ पर ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया के बारे में दिया है कि ग्लूकोज की प्रेजेंस इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन द यूरिन इज कॉल्ड कीटोनूरिया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, रोल ऑफ अदर ऑर्गेन इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या और भी रोल है, एक्सक्रीशन के अंदर और भी अदर ऑर्गेन है जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। ठीक है, रोल ऑफ अदर ऑर्गेन इन एक्सक्रीशन, अदर ऑर्गेन का रोल एक्सक्रीशन के अंदर। किडनी के अलावा हमारे अंदर लंग्स है, लीवर है और स्किन है जो एक्सक्रीटरी वेस्ट के एलिमिनेशन में मदद करती है। कौन कौन, लंग्स है, लीवर है और क्या है, स्किन है। लंग्स की बात करें तो कितनी ज़्यादा अमाउंट CO2 की बाहर जाती है, 18 लीटर पर डे, 18 लीटर पर डे। और ऑल्सो कुछ सिग्निफिकेंट क्वान्टिटी में वाटर भी होता है, कुछ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में वाटर भी रिमूव होता है। लीवर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, वो क्या करता है, सीक्रेट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस, बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन और ड्रग्स। ये ज़्यादातर सब्सटेंस अल्टीमेटली डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो लीवर भी कर रहा है हमारा और लंग्स भी कर रहा है। ठीक है, और फिर बात करते हैं हम स्किन की। तो स्किन के अंदर हमारे अंदर स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं स्किन के अंदर, जो एलिमिनेट कर सकते हैं काफ़ी सारे सब्सटेंस को, कुछ सब्सटेंस को उसको उनकी सिक्रीशन के थ्रू। स्वेट ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है, वो वाटर फ्लूइड होता है जिसके अंदर NaCl होता है, कुछ अमाउंट में यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है, एट्सेट्रा।
हालांकि जो प्राइमरी फंक्शन जो है स्वेट का वो कूलिंग इफेक्ट है कि बॉडी सरफेस पे कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, कुछ वेस्ट जो अबव मेंशन है उनके रिमूवल में भी मदद करता है। सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट करता है कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस जैसे स्टीरॉल्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस थ्रू द सीबम। सेबेशियस ग्लैंड क्या करते हैं, सीबम के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। वेस्ट कैसे हैं, कुछ जैसे स्टीरॉल हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, वैक्सेस हो गया, तो सीबम के थ्रू क्या करेगा, सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट कर देता है इन वेस्ट को। ये जो सिक्रीशन है ये एक प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग स्किन को प्रोवाइड कर दी है। क्या आप जानते हैं कि स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट किया जा सकता है सलाइवा के थ्रू भी। इसको आप सर्च करिए, देखिए। फिर बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। Malfunction of the kidney can lead to accumulation of the urea in blood. A condition is called uremia. What is uremia? अगर ब्लड के अंदर, सॉरी इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। यूरेमिया क्या है, अगर ब्लड के अंदर यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। किडनी की माल फंक्शन किसकी वजह से हो रही है, अगर किडनी की माल फंक्शनिंग कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिया इन ब्लड। किडनी की माल फंक्शनिंग से यूरिया का एक्यूमुलेशन हो सकता है ब्लड के अंदर। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं, जो कि हाईली हार्मफुल है और किडनी फेलर भी हो सकता है। इस तरीके के पेशेंट में यूरिया को रिमूव करना होता है और जिस प्रोसेस के थ्रू ये काम किया जाता है उसे कहते हैं हीमोडायलिसिस। ब्लड एक कन्वीनियंट आर्टरी से ड्रेन किया जाता है, लिया जाता है, उसको पंप किया जाता है एक डायलिसिंग यूनिट में। आफ्टर एडिंग एंटी कोएगुलेंट लाइक हिपेरिन। हिपेरिन क्या है, एंटी कोएगुलेंट है जो उसको कोएगुलेट नहीं होने देगा। तो ब्लड को ड्रेन कर लिया जाता है कन्वीनियंट आर्टरी से, फिर उसको डायलिसिंग यूनिट में पंप किया जाता है आफ्टर एडिंग एंटी कोएगुलेंट लाइक हिपेरिन। इस यूनिट के अंदर क्या होता है, कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब होती है जो सराउंडेड हुई रहती है फ्लूइड से, डायलिसिंग फ्लूइड से, जिसकी कंपोजिशन क्या होगी, बिल्कुल प्लाज्मा के जैसी होगी, ठीक है। सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा उसमें, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, जिसकी नाइट्रोजनस वेस्ट किसके अंदर है, जो पेशेंट है उसके अंदर है। फिर उसका डायलिसिस किया जा रहा है। डायलिसिस के लिए जो यूनिट है उसके अंदर एक सेलोफेन ट्यूब होता है और उस सेलोफेन ट्यूब के चारों तरफ क्या होती है, या फिर जो जिसके अंदर वो डिप हुआ रहता है, एक फ्लूइड के अंदर डिप हुआ रहती है वो सेलोफेन ट्यूब। तो उसकी फ्लूइड की कंपोजिशन की बात करें तो बिल्कुल कंपोजिशन सेम होती है एज दैट ऑफ प्लाज्मा, लेकिन उस फ्लूइड के अंदर क्या नहीं होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। ये सेलोफेन मेम्ब्रेन जो होगी, सेलोफेन मेम्ब्रेन ये पोरस होगी ट्यूब की, और ये क्या करती है, मॉलिक्यूल का पैसेज को अलाउ करेगी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे। अब ये बताइए आप, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, एब्सेंट है डायलिसिंग फ्लूइड में, ठीक है, लेकिन वो क्या है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा था उसको फिर जब उसमें जो ट्यूब में है अब तो ब्लड, ठीक है, डायलिसिंग जो सेलोफेन की ट्यूब है उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है। अब उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, लेकिन जो बाहर वाला फ्लूइड है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं है। चूँकि ये सेलोफेन ट्यूब की मेम्ब्रेन पोरस होती है, इस वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट का मूवमेंट होगा फ्रॉम द ट्यूब टू द आउटर साइड टू द आउटर फ्लूइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है। तो इस तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, एलिमिनेट हो जाता है, मतलब बाहर चला जाता है, फ्रीली मूव आउट, और ब्लड क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ये जो क्लियर ब्लड है उसको वापस से एक वेन के थ्रू आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन बम्प बैक कर दिया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। किसके थ्रू, वेन के थ्रू। ये जो मेथड है काफ़ी लाभदायक है यूरेमिक पेशेंट के लिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड। किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या है, एक अल्टीमेट मेथड है रेनल फेलर के करेक्शन के लिए, किडनी फेलर के लिए। फंक्शनिंग किडनी इज़ यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन भी किया जा सकता है। फंक्शनिंग किडनी का इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, एक डोनर से ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू फंक्शनिंग किडनी को इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रेफरली अ क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। फंक्शनिंग किडनी का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन में जो कि डोनर से ली गई है, और डोनर कैसा होता है, प्रेफरेबली एक क्लोज रिलेटिव, जिससे इम्यून सिस्टम जो उसको मिनिमाइज करता, इम्यून सिस्टम की जो है उसको रिजेक्ट ना करे, उस चीज़ को कम करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी क्लोज रिलेटिव से लें, जो डोनर हो वो क्लोज रिलेटिव हो। और इस तरीके से
मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर ने काफ़ी सक्सेस रेट को इंक्रीज़ कर दिया, इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक के सक्सेस रेट को इंक्रीज़ कर दिया गया। रेनल कैलकुलाई की बात करें तो स्टोन और इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट ऑक्जेलेट एक्सेट्रा फॉर्म विद इन द किडनी। रेनल कैलकुलाई के अंदर क्या होता है, स्टोन या फिर इंसॉल्युबल मास क्रिस्टलाइज सॉल्ट का किडनी के अंदर इकट्ठा होने लगता है, बनने लगता है उसके अंदर। बात करते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, तो ग्लोमेरुलाई के अंदर क्या होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगती है। किडनी के ग्लोमेरुलाई के अंदर क्या होने लगती है, इन्फ्लेमेशन, और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। रेनल कैलकुलाई में किसका एक्यूमुलेशन होगा या फिर बनती है किडनी के अंदर, क्या चीज़ बनती है रेनल कैलकुलाई के अंदर, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर स्टोन या फिर इंसॉल्युबल मास क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स का बनने लगता है, ऑक्जेलेट एटसेट्रा। इस तरीके से ये चैप्टर एंड होता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।